हे दोस्तों, आज का एपिसोड आपको रुलाएगा भी और हंसाएगा भी, तो प्लीज़ एंड तक जरूर बने रहिएगा। आप देख रहे हैं प्यार की निशानी एपिसोड नंबर 26 और अभी तक आपने इसके शेष पार्ट यानी कि भाग 25 तक नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जल्दी से जाकर देख लीजिए। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। रूहान और सबरा फिर एक बार रास्ते की खोज में चलते रहते हैं। वह दोनों चल ही रहे थे कि रूहान को सामने से आते हुए बॉडीगार्ड्स देखते हैं। रूहान सबरा को झटके से खींचकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। छुपने के मकसद से वह सबरा को पेड़ पर सटा देता है। सबरा ने जो 3 बटन खोल रखे थे, इस वजह से उसका खुला हुआ सीना सबरा के सामने दिख रहा था। रूहान को करीब देखकर सबरा का दिल जोर से धड़कने लगता है। वहीं रूहान तो बॉडीगार्ड को देखने में मगन था। वह सबरा को ऊपर झुकता जा रहा था, जिसका एहसास उसे बिल्कुल नहीं था। दोनों इतने ज़्यादा करीब थे कि रूहान को अगर कोई गलती से धक्का देता तो उसके होठ सीधा सबरा के होठों के साथ मिल जाते। बॉडीगार्ड्स की टीम जब रूहान को नहीं दिखती तो उसकी नज़र सीधा सबरा पर चली जाती है। सबरा की नज़रें सिर्फ रूहान पर थी। उसकी आंखें इस कदर गहरी थी कि रूहान एक पल में उसकी आंखों में डूबने लगता है। सबरा की गुलाबी होठ रूहान को बहुत ज़्यादा आकर्षित करने लगते हैं। रूहान और सबरा एक दूसरे में खोए हुए ही थे कि तभी वहां 2 बॉडीगार्ड आ जाते हैं। उसकी आहट से रूहान सबरा से दूर होता है। बॉडीगार्ड रूहान पर गन पॉइंट करते हैं। रूहान झट से लात मारकर उनका गन लेकर दोनों पर शूट कर देता है। उसकी आवाज़ सुनकर सारे बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ आते हैं। रूहान सबरा का हाथ पकड़कर वहां से थोड़ी तेजी से चलने लगता है। सबरा का ध्यान बार बार पीछे मुड़कर देखने में होता है। वहीं रूहान इसे खींचते हुए लेकर जाने लगता है। काफी देर तक चलते रहने पर सबरा मुंह बनाते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, मैं थक चुकी हूँ। रूहान मुड़कर सबरा को देखता है, जिसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। रूहान सबरा का हाथ छोड़कर खुद अकेला जाने लगता है। सबरा दौड़कर उसके पीछे जाती है। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? सबरा के इस तरह बोलने से रूहान बिना पीछे मुड़े बोलता है, मेरे पास तुम्हारी तरह थकने का वक्त नहीं है। सबरा मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, पर मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। रूहान उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बस चले जा रहा था। रूहान के न रुकने से सबरा एक जगह पर आकर बैठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाने वाली। मेरे पैर। बोलते हुए सबरा अपने पैरों को सहलाती है। रूहान उसकी बातों को ध्यान दिए बिना चलता जाता है। कुछ देर तो सबरा वहीं बैठी रहती है, फिर अचानक से चारों तरफ देखने लगती है, जहां उसके सिवा कोई नहीं था। एकदम सन्नाटे से भरा जंगल देखकर सबरा अब उठकर खड़ी हो जाती है। अब तो उसे समझ ही नहीं आता कि रूहान किस डायरेक्शन में गया है। सबरा हर तरफ देखती है तो सभी जगह तरफ एक ही समान जगह दिख रही थी। अब उसे थोड़ा डर भी लगने लगता है। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए दूसरी डायरेक्शन में चल जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तियारा फोन पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम सब एक लड़के को ढूंढ नहीं पा रहे हो? लालन है तुम लोगों पर, कुछ भी करो, मुझे मेरी सबरा 1 घंटे में मेरे सामने चाहिए। कहते कहते वह सीढ़ियों से उतरने लगती है। वह फोन कट करके जैसे ही नीचे देखती है तो चौंक जाती है। ध्रुव सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक टेबल स्माइल थी। तियारा जल्दी से मैन बॉडी गार्ड्स को कॉल करती है, पर उसका फोन बंद आता है। हॉल पर तियारा के बॉडीगार्ड की लाश हर तरफ बिछी हुई थी, जिसका अंदाजा तक तियारा को नहीं लग पाया। ध्रुव बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो वह तियारा को पकड़कर नीचे लाते हैं। ध्रुव अपनी जगह से उठकर तियारा के पास पहुंचकर उसकी चारों ओर घूमते हुए कहता है, मिस तियारा अरोरा, मैंने कुछ वक्त के लिए माफिया गैंग छोड़ा, क्या तुमने तो मौका पर फायदा उठा लिया? तियारा ध्रुव को अपनी सहमी हुई आंखों से देखने लगती है। ध्रुव उसके सामने खड़े होकर चाकू को उसके चेहरे पर फेरने लगता है। ये देख तो तियारा की हालत ही खराब हो जाती है। ध्रुव उसके चेहरे से गर्दन की तरफ चाकू को लेकर जाता है, फिर अचानक से जोर से वार करके हाथ पर करता है, जिससे तियारा की चीख निकल जाती है। हाथ पर बहुत ज्यादा गहरा कट लग जाता है। खून झरझराते हुए बाहर आकर फर्श पर टपक रहा था। क्या तुम भूल चुकी हो कि माफिया गैंग का लीडर मैं हूँ और लीडर कभी भी इस गैंग को कंट्रोल कर सकता है? ध्रुव का चेहरा अब काफी ज्यादा डार्क होने लगता है, जिससे तियारा डरते हुए कांपने लगती है। उसे तो लगा था ध्रुव ये सब हमेशा के लिए छोड़ चुका है, क्योंकि रुद्रांश के मरने के बाद तो ध्रुव ने सारी इलीगल काम छोड़ दिए थे। अब वह जितना भी काम करता था लीगल था। पर अचानक से ध्रुव का हैवी रूप उसे देखने को मिला। ये उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ध्रुव से दूर होकर फिर एक बार सोफे पर किंग की तरह बैठ जाता है और अपनी सर्द नजरों से तियारा को देखता है। कुछ ही देर बाद वह काली को देखते हुए कहता है, मुझे माफिया गैंग की हर एक लोगों की जानकारी चाहिए जिससे इसकी मदद की। काली जल्दी से सिर हिलाते हुए कहता है, यस बॉस। कमरे का दरवाजा खुलते ही काव्या के चेहरे पर एक तेज रोशनी पड़ती है। वह आंखें खोलकर सामने देखती है तो रोशनी की वजह से सामने खड़ा इंसान का चेहरा नहीं दिखता। उसे देखते ही काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है और समझते देरी नहीं लगती कि सामने खड़ा शख्स आदित्य है। आदित्य दौड़कर काव्या के पास जाता है और उसे चैन खोलते लगता है। चैन खुलते ही आदित्य काव्या के चेहरे को पकड़कर पूरे चेहरे को होठों से चूमने लगता है। काव्या आदित्य की इस रिएक्शन से समझ जाती है कि आदित्य बहुत ज्यादा डर गया था। आदित्य के होठों के स्पर्श काव्या के चेहरे पर पड़ते ही वह सुकून से मन ही मन मुस्कुराने लगती है। आदित्य काव्या के चेहरे को इस कदर चूम रहा था जैसे अपने डर को इसी चुवन से दूर कर रहा हो। काव्या बस आंखें बंद करके आदित्य के होठों की चुवन को महसूस करने लगती है। आदित्य रुककर काव्या के चेहरे को देखता है, फिर झटके से गले लगा लेता है। काव्या अपने हाथों को आदित्य की पीठ पर हाथ रख देती है। तभी आदित्य की फिक्र भरी आवाज आती है, भाई तुम ठीक तो हो ना? काव्या मुस्कुराते हुए जवाब देती है। काफी देर बाद आदित्य काव्या से अलग होता है। उसके हाथ को पकड़कर जाने को होता है कि उसकी नज़र काव्या के हाथों पर चली जाती है, जिसमें हर तरफ जलने के निशान थे। ये देखकर आदित्य का चेहरा एकदम डार्क हो जाता है। वह काव्या के थोड़ी दूर होकर ऊपर से नीचे तक देखता है। काव्या के पैर खून से सने हुए थे, फर्श पर खून फैला हुआ था। आदित्य काव्या के चेहरे को देखता है, जो अब भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। काव्या की मुस्कुराहट को देख आदित्य जल्दी से काव्या को गोद में उठा लेता है और बहुत गौर से उसके चेहरे को देखने लगता है। आप डर गए थे? काव्या के पूछने पर आदित्य उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बहुत ज्यादा। आपने आंखों के सामने तुम्हें मरते हुए देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को भी मिटा देता। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है भाई भी। काव्या आदित्य की आंखों में पूरी तरह से डूब जाती है। आदित्य आंखों में काव्या के लिए बेसुमार मोहब्बत दिखा रहे था। काव्या आगे बढ़कर सीधे आदित्य के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। उसके ऐसा करते ही आदित्य की पकड़ कस जाती है। काव्या आदित्य के होठों को बहुत शिद्दत से चूमने लगती है।
फिर अचानक काव्या को एहसास होता है कि आदित्य अब काव्या के होठों को बड़े पैशन के साथ चूम रहा है, जिसके एहसास से काव्या भी उसका भरपूर साथ देने लगती है। आदित्य अपने अंदर के डर को इसी किस के द्वारा दूर कर रहा था। तभी अचानक ही ध्रुव आकर कहता है, आदित्य काम। इतना बोलते ही वह जैसे ही सामने देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं ध्रुव का आवाज़ सुनकर काव्या आदित्य के होठों को छोड़कर पीछे होने लगती है, लेकिन आदित्य काव्या के होठों को बिल्कुल नहीं छोड़ता और आंखें बंद किए हुए बहुत प्यार से उसे किस करने लगता है। काव्या आदित्य के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने लगती है। काव्या उसे खुद को छुड़ा देती है। उसे ऐसा करते ही आदित्य ध्रुव को घूर कर देखता है। ध्रुव हड़बड़ाते हुए कहता है, सॉरी सॉरी, तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। इतना बोलते ही वह जल्दी से निकल जाता है। वहीं काव्या को तो शर्म के मारे गाल लाल हो जाते हैं। आदित्य अब काव्या को लेकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाता है। बाहर आते ही काव्या ध्रुव को देखकर आदित्य के सीने में छुप जाती है। ये देखकर ध्रुव कहता है, अब चुपने से क्या फायदा, मैंने अच्छे से सब कुछ देख लिया है। ये सुनते ही काव्या ध्रुव को देखती है तो ध्रुव काव्या को देखकर आइस फिलिंग करके मुस्कुराने लगता है। काव्या आदित्य को देखती है जो बिल्कुल नॉर्मल था। काव्या आदित्य के शर्ट को खींचते हुए कहती है, देखिए वो मुझे चिढ़ा रहे हैं। ये सुनते ही ध्रुव हड़बड़ाहट में कहता है, काव्या ये गलत है, तुम हमेशा मुझे फंसा देती हो। इतना बोलते ही वह आदित्य को देखता है जो वार्निंग लुक लिए उसे ही देख रहा था। ध्रुव हड़बड़ाते हुए कहता है, अब क्या तुम भी मुझे कोई पनिशमेंट दोगे। आदित्य उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सख्त आवाज में कहता है, जो मैंने कहा वो हुआ। ध्रुव जल्दी से बोलता है, हाँ हो गया, पर रूहान का भी पता नहीं चला। गार्ड्स ने कहा कि रूहान तियारा की बहन को लेकर यहाँ से बचकर भागा था और वह जंगल में फंस गया है। आदित्य को सोचते हुए आगे बढ़ता है। सभी अब कार में बैठ जाते हैं। काव्या झट से पूछती है, रूहान को क्या हुआ। आदित्य काव्या को देखता है और फिर उसके गालों पर हाथ रखकर कहता है, ज्यादा मत सोचो, उसे कुछ नहीं होगा। काव्या बस आदित्य को देखती रहती है। आदित्य फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर काव्या के हाथों पर लगाता है, फिर उसके पैरों को अपने ऊपर रखकर कॉटन से खून को साफ करता है। काव्या का पूरा पैर जख्मी हो चुका था। कांटे की धार काव्या के पैर पर साफ दिख रही थी। काव्या के पैरों की हालत देखकर आदित्य आंखें बंद कर लेता है। खून के पूछते ही काव्या के पैर पर गहरे गड्ढे जैसे दिख रहा था, जैसे जो आदित्य को बर्दाश्त के बाहर था। काव्या बस एकटक आदित्य को देख रही थी। आंखें बंद करके ही आदित्य काव्या के पैरों पर पट्टी कर देता है। पट्टी करते ही वह फर्स्ट एड बॉक्स को रखकर सीट पर टेक कर आंखें बंद कर लेता है। काव्या उसके पास जाकर अपने सिर को कंधे पर ले लेती है। आदित्य आंखें खोलकर काव्या को उठाकर अपनी गोद में बिठाकर गले लगा लेता है। काव्या उसके गले लगकर धीरे से कहती है, मिस्टर हस्बैंड, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। ये चोट आपकी प्यार से पल भर में भर जाएगी, आप इसके लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए। आदित्य काफी शांति से कहता है, तुम मेरे मन की सारी बातें जान लेती हो ना। काव्या शांत से जवाब देती है, हम दो जिस्म एक जान है तो फिर कैसे नहीं जान पाऊंगी। आदित्य काव्या के बालों को सहलाते हुए उसे चूम लेता है और सीने से लग जाता है। सबरा रूहान को खोजते खोजते पूरी तरह से भटक जाती है। अब तो उसकी रोने जैसी सूरत बन जाती है। ऊपर से इतना ज़्यादा घना जंगल और वह अकेली। सबरा रोंदो आवाज़ में रूहान को बुलाने लगती है, पर उसके सिवा किसी की आवाज़ नहीं आती। वह थक हार कर पत्थर पर बैठकर रोने लगती है। कुछ ही देर तक वह रोती रहती है, लेकिन अचानक ही उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। यह एहसास होते ही वह डर से कांपने लगती है। वह डरते हुए धीरे धीरे सर उठाकर देखती है तो सामने रूहान बिना भाव के खड़ा था। उसे देखते ही सबरा झट से उसे गले लगकर रोने लगती है, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे घने जंगल में अकेले छोड़कर चले गए। शिकायत करते हुए वह लगातार रोने लगती है। वहीं रूहान चुपचाप खड़ा था। अचानक से ही रूहान का हाथ सबरा के बालों को सहलाने लगता है। सबरा अब सुबकने लगती है। धीरे धीरे उसका सुबकना बंद हो जाता है और वह शांत से गले लग जाती है। तभी रूहान कहता है, तुम्हारा रोना खत्म हो गया हो तो चले, मुझे रास्ता मिल गया। सबरा रूहान से अलग होकर हामी से हिला देती है। रूहान सबरा का हाथ पकड़ उसे लेकर जाने लगता है। सबरा बस रूहान को देखती रहती है और रूहान बस रास्ते का ध्यान देते हुए चलते जा रहा था। तो आई होप दोस्तों आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। जंगल के बाहर निकलकर रूहान सड़क तक पहुंच जाता है। उसके पीछे सौरा भी सड़क पर पहुंच जाती है। सौरा सड़क को देखते हुए कहती है, अब हम किधर जाने वाले हैं। रूहान बिना सौरा को देखे कहता है, हम नहीं, अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। सौरा रूहान के आगे आकर मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना उस कैद में। हर वक्त ही मुझे अंदर बंद रखती है। कहीं भी जाती हूँ तो अपने गार्ड्स के जैसे दिखने वाले बॉडी गार्ड्स को मेरे पीछे लगा देती है। मुझे कुछ वक्त के लिए उस कैद से आज़ादी चाहिए। रूहान उसकी बातों को सुनकर सौरा को एक नज़र देखता है, फिर आगे बढ़कर कहता है, अब तो तुम आज़ाद हो, जहाँ जाना हो जाओ। सौरा उसके पीछे चलते हुए कहती है, पर मैं इस सुनसान रास्ते में अकेले कैसे जाऊँ। इस बार रूहान कुछ नहीं बोलता। सौरा को कुछ याद आता है। वह झट से पूछती है, लेकिन तुमने मुझे किडनैप क्यों किया था। फिर रूहान की चोट को याद करते ही वह एकदम से रुक जाती है। तुमने खुद को बचाने के लिए मेरा यूज़ किया। ये सुनते ही रूहान के कदम रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़कर सौरा को देखता है जो उसे देख रही थी। रूहान जवाब देता है, हाँ मैंने तुम्हारा यूज़ किया, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी, ताकि मैं तुम्हारी दी को मार सकूं। सौरा हैरानी से रूहान को देखती है। रूहान सौरा को हैरान भरी नजरों को नजरअंदाज करके फिर एक बार कदम बढ़ाता है। वो 2 ही कदम पड़ता है कि एक साथ गाड़ियों की फौज सड़क पर रुकती है। ध्रुव आदित्य से कहता है, आदित्य रूहान को चोट लगी है। आदित्य ये सुनकर काव्या को देखता है जो सुकून से सो रही थी। वह काव्या के माथे को चुमकर धीरे से गोद में से सीट पर अच्छे से बिठाता है और फिर कार से बाहर निकल जाता है। वहीं रूहान तो शांत नजरों से कार को से निकलने आदि को देख रहा था। वहीं सबरा कंफ्यूज से खड़ी थी। आदित्य चलकर रूहान के पास जाता है और उसे देखने लगता है। रूहान की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, फिर भी वह ठीक से खड़ा था। आदित्य रूहान को बैठने का इशारा करता है तो रूहान इशारा समझते ही बैठ जाता है। एक बॉडीगार्ड आकर आदित्य के सामने फर्स्ट एड बॉक्स को खोलता है। आदित्य घुटनों के बल बैठकर रूहान की जांघ पर बंदी कपड़े को निकालता है और कपड़ा निकालते ही घाव पर गहरा निशान उसे दिखता है। आदित्य एक नज़र रूहान को देखकर कॉटन से खून साफ करते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है जो अकेले बदले लेने पर उतर आए हो। कभी सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो चाचा चाची का क्या होगा। रूहान चुपचाप आदित्य को देखते रहता है। आदित्य रूहान को पट्टी करने लगता है। पट्टी करने के बाद वह उठकर खड़ा होता है और रूहान को सहारा देते हुए कार में बिठा देता है। दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना।
कहते हुए आदित्य कार का दरवाजा बंद कर लेते हैं। रोहन एकदम से कहता है, बदला लेने की उम्र नहीं देखी जाती भाई, अगर मकसद मजबूत हो तो कोई भी ये कर सकता है और मैं अपने दोस्त का बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान। वह इसके आगे कुछ बोलता आदित्य जोर से चिल्लाता है, रोहन। उसकी आवाज़ में सवरा सहम जाती है। वहीं काव्या की आंखें भी खुल जाती हैं। रोहन बिना भाव के आदित्य को देख रहा था। वहीं आदित्य रोहन के गुस्से को देख रहा था। आदित्य वार्निंग देते हुए कहता है, आइंदा से ऐसी बकवास मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहन अपनी नजरें आदित्य से हटाकर सामने देखने लगता है। कुछ ही देर तक आदित्य रोहन को देखता है, फिर वहां से अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है कि उसकी नजर सवरा पर ठहर जाती है। सवरा जैसे ही अपनी तरफ आदित्य को देखता पाती है वह नजरें झुका लेती है। आदित्य कुछ बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो वह सवरा को लेकर कार में बैठा देते हैं। सवरा बिल्कुल शांत सिर झुकाए बैठ जाती है। उसके साथ ही सभी बॉडीगार्ड बैठ जाते हैं तो सवरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। रोहन दूसरी कार में ध्रुव के साथ बैठा था। आदित्य अपनी कार में बैठ जाता है। उसे बैठते ही काव्या कहती है, आपने रोहन पर क्यों चिल्लाया? आदित्य काव्या को अपने ऊपर करके शांति से गले लगा लेता है। काव्या आदित्य की बेचैनी को समझ काव्या भी अब कोई सवाल नहीं करती। सभी कार अब साथ में चलने लगती हैं। ध्रुव रोहन को देखता है जिसका चेहरा सख्त था। ध्रुव रोहन के नजरें हटाकर सामने देखते हुए कहता है, जिसे तुम बदला लेना चाहते हो वो हमारे कब्जे में है, जिसे आदित्य आसान मौत नहीं देने वाला। रोहन ये सुनते ही ध्रुव को देखता है। ध्रुव भी रोहन को देखता है, फिर कहता है, तुम चाहो तो अपनी तरफ से टॉर्चर कर सकते हो पर वह मरनी नहीं चाहिए। उसकी मौत आदित्य के हाथों ही होगी। रोहन टेढ़ी स्माइल देते हुए, बिल्कुल नहीं मरेगी, मुझे तो बस उसे तड़पते मरते हुए देखना है। ये सुनते ही ध्रुव भी मुस्कुराने लगता है। सिंगानी विला में सबकी खबर मिल चुकी थी कि काव्या जिंदा है और वह वापस आ रही है। ये सुनते ही तो सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अनुराग इस खबर से सबसे ज्यादा खुश था। वह बार बार मेन दरवाजे की तरफ देख रहा था। कुछ ही वक्त में कारों की रुकने की आवाज़ आती है। आदित्य काव्या को उठाकर अंदर ले जाता है। काव्या को देखते ही अनुराग दौड़कर सीधे काव्या के गले लग जाता है। क्योंकि आदित्य ने काव्या को गोद में उठाया था तो अनुराग आदित्य से होकर काव्या के गले लग हुआ था। आदित्य चुपचाप खड़ा रहता है। काव्या अनुराग के हरकत से सोख सी हो जाती है। अनुराग काव्या से अलग होता है तो उसकी नजरें सीधे काव्या की चोट पर पड़ती है। वह चोट को देखते हुए फिक्र भरी आवाज़ में कहता है, भाभी ये सब। काव्या कुछ बोल पाती है उससे पहले ही आदित्य अनुराग के साइड से काव्या को लेकर चला जाता है। ये देख अनुराग का मुंह बन जाता है। सीढ़ियों से होते हुए आदित्य काव्या के कमरे में लेकर चला जाता है। आदित्य की हरकत देखकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। तभी एक आवाज़ से सबकी नजर दूसरी तरफ चली जाती है। रोहन मेरा बच्चा, ये आपको क्या हो गया? मायावती फिक्र भरी आवाज़ में रोहन के पास जाकर बोलती है। ध्रुव रोहन को सोफे पर बिठाता है तो मायावती जल्दी से रोहन के गालों पर हाथ रखकर कहती है, ये सब क्या है रोहन, कैसे हुआ ये? रोहन चुपचाप सा बैठा रहता है। सौरभ आगे बढ़कर रोहन को चेक करता है। सौरभ तो अब भी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। ध्रुव सौरभ को एक नजर देखकर आदित्य के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। फिर जैसे ही कमरे में जाता है वहां का नजारा देख जल्दी से पीछे मुड़कर उसके मुंह से एकदम निकल जाता है, ओ आई एम सॉरी। आवाज सुनते ही आदित्य और काव्या जो एक दूसरे के होठों को रस पी रहे थे, काव्या जल्दी से आदित्य को धक्का देकर पीछे हो जाती है। आदित्य एक नजर काव्या को घूरता है फिर ध्रुव को घूरने लगता है। ध्रुव बिना पलटे ही कहता है, वो मैं ये पूछने आया था कि तियारा की बहन का क्या करना है? उसे इस विला से एक कदम भी हिलने मत देना, वो भी भरोसे के लायक नहीं है, हर पल उस पर नजर रखो। आदित्य की बात सुनकर ध्रुव हामी सिर हिला देता है और चला जाता है। आदित्य काव्या को देखता है जो नजरें झुकाए बैठी हुई थी। आदित्य जाकर दरवाजा बंद करता है तो उसे काव्या की आवाज़ आती है, हमें नाना है। आदित्य काव्या को उठाकर वॉशरूम ले जाता है। उसे बिठाकर साड़ी को खोल देता है, फिर उसके ब्लाउज और पेटीकोट को भी निकाल देता है। इतना करते ही आदित्य काव्या को बाथटब पर लेटाता है। वह इस कदर काव्या को लेटाता है कि उसके पैर पर पानी ना पहुंच पाए। काव्या तो ब्लश करने लगती है। इस वक्त वह अपनी इनरवेयर में थी। इतना शर्माने की जरूरत नहीं है भाई, मैं सब कुछ पहले से देख चुका हूँ, अचानक ही आदित्य कहता है तो काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आदित्य अब काव्या के सारे कपड़े निकाल देता है। काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य काव्या के पूरे शरीर पर साबुन लगाने लगता है। आदित्य के छूते ही काव्या की सांसें तेज हो जाती हैं। काव्या के मुलायम शरीर में आदित्य के हाथ हर तरफ फिसलती जा रही थी। काव्या खुद को कंट्रोल करने के लिए मुठ्ठियां कस लेती है। आदित्य के हाथ अब काव्या के सीने पर चले जाते हैं। काव्या अपनी आंखें खोलकर झट से उसका हाथ पकड़ लेती है। काव्या की शर्म की लाली लिए नामे सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा। काव्या की हालत देखकर आदित्य अच्छे से साफ करके कपड़े पहनाकर बाहर ले आता है। दरवाजा नोक होने पर आदित्य दरवाजा खोलता है जहां विशाखा खाना लेकर खड़ी थी। वह अंदर आकर काव्या के पास बैठती है, फिर आदित्य को देखते हुए कहती है, आदि आप भी आइए। आदि भी काव्या के पास जाकर बैठ जाता है। विशाखा अपने हाथों से दोनों को बारी बारी से खाना खिलाती है। आदित्य को अपने हाथों से खाना खाता देख विशाखा जी आंखें नम हो जाती है। ये देखकर काव्या खाते हुए, माँ आप रो रही है? ये सुनते ही आदित्य की नज़र विशाखा पर पड़ती है जिसके आंसू लुढ़कते हुए गालों पर आ चुके थे। आदित्य विशाखा के गले लगा लेता है। विशाखा एकदम से रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी बच्चा, हमने अपने डर की वजह से आपके बचपन को अकेलेपन में भर दिया, कभी खुद के पास नहीं आने दिया। आदित्य विशाखा से अलग होकर आंसू को पोंछते हुए कहता है, जो बीते वक्त दर्द थे उन्हें याद करने का क्या मतलब, जो होना था हो गया, पर अब तो आप उसे निकल सकती हैं, मुझे भी उतना ही प्यार कर सकती हैं। विशाखा जी जल्दी से हामी सिर हिला देती है। काव्या दोनों की को खुश और नमी के साथ देख रही थी। कुछ वक्त बाद विशाखा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सौरभ आकर काव्या की चोट पर दवा और इंजेक्शन लगा देता है। सौरभ काव्या को देखकर, भाभी एक हफ्ते में ही आपके सारे घाव भर जाएंगे, बस आप जमीन पर पैर मत रखिए। ये सुनते ही काव्या का मुंह बन जाता है। वह मन ही मन कहती है, चुड़ैल कहीं की, मेरे कितने अच्छे पैर को खराब कर दिया, ऊपर से मेरे गोरे गोरे हाथ को काला कर दिया। मन तो कर रहा है एक
झापड़ मार दूं। बोलते हुए काया अजीब सा मुंह बनाने लगती है। ये देख सौरभ हंसने लगता है। तो वहीं आदि बस काव्या को देख रहा था। सौरभ भी अब चला जाता है। आदित्य काव्या से, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। काव्या झट से कहती है, हमें आपके साथ सोना है। आदित्य अपनी लैपटॉप को निकाल कर टेबल पर रखता है, फिर काव्या को देखते हुए कहता है, मैं यही हूँ वाइफ। काव्या जिद करते हुए कहती है, नहीं, हमें आपकी बाहों में सोना है। आदित्य एक नजर काव्या को देखता है, फिर लैपटॉप को। आखिर में दरवाजे को लॉक करके काव्या के साथ बेड पर लेट जाता है। काव्या खुश होकर आदित्य को बाहों में लिपट जाती है। आदित्य काव्या की कमर को पकड़कर और करीब खींच लेता है। काव्या मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेती है। आदित्य बस एकटक काव्या के चेहरे को देखने लगता है, जिसे कुछ दिन पहले आदित्य ने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। कुछ ही देर में काव्या सुकून से नींद में चली जाती है। काव्या की जुल्फी बार बार काव्या की खूबसूरत चेहरे को ढक रही थी। आदित्य काव्या की जुल्फों को साइड करके बड़े गौर से उसे देखने लगता है। नजरों से जब मन नहीं भरता तो वह काव्या के माथे को चूम लेता है। माथे से नीचे आकर दोनों पलकों को बारी बारी से और उसके सॉफ्ट गालों को, नाक को भी चूम लेता है और आखिर में उसके होठों को। बढ़ता तो बस छूने के मकसद से था, लेकिन काव्या के होठों के स्पर्श से ही मदहोशी से काव्या के होठों को बहुत ही शिद्दत से सूंघने लगता है। काव्या नींद में ही आदित्य के होठों को लिप लॉप किए जा रही थी। कुछ ही पल में आदित्य काव्या के होठों को छोड़ देता है। काव्या लंबी लंबी सांसें लेते हुए आदित्य के सीने में छुप जाती है। आदित्य काव्या को फिर एक बार कसकर पकड़ते हुए अपनी आंख बंद कर लेता है। विला में आदित्य, ध्रुव और रूहान के अलावा किसी को सबरा के बारे में नहीं पता था और आदित्य ने ये बताना जरूरी भी नहीं समझा था। सबरा को गेस्ट रूम में रखा गया था। सबरा बेड पर बैठी अपने फोन की स्क्रीन को बहुत गौर से देख रही थी, जिसमें तियारा, पाखी और उसकी तस्वीर थी। वह अपने हाथों से पाखी के चेहरे को छूते हुए कहती है, मैंने आपको पहले ही खो दिया है। फिर तियारा की तस्वीर को छूते हुए कहती है, अब क्या मैं आपको भी खोने वाली हूँ? इतना कहते ही सबरा के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन दिखने लगते हैं। दरवाजा खोलकर सबरा रूहान के कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद करती है। रूहान जो बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था, वह अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखता है। सबरा को देखकर उसे इग्नोर करके रूहान फिर से आंखें बंद कर लेता है। सबरा जाकर रूहान के सामने खड़ी होकर कहती है, मुझे मेरी दी के पास जाना है। रूहान आंखें बंद करके ही लापरवाही से जवाब देता है, जाओ, मैंने तुम्हें कहाँ पकड़ रखा है? सबरा शिकायत करते हुए कहती है, बॉडीगार्ड मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इस बार रूहान चुप रहता है। सबरा अपनी जिद करते हुए कहती है, मुझे मेरी दी के पास जाना है, मुझे मेरी दी के पास जाना है। सबरा एक ही रट लगाने लगती है। रूहान इरिटेट होकर आंखें खोलकर बैठते हुए जोर से चिल्लाता है, चुप, बिल्कुल चुप। सबरा रूहान के चिल्लाने से रोने लगती है और फिर रोते हुए कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम सब बहुत गंदे हो, तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, मुझे यहाँ से जाना है। रूहान अपने कान बंद कर लेता है। सबरा जब ये देखती है तो सीधे उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसके ऐसे करते ही रूहान सीधे पीठ के बल बेड पर गिर जाता है। वह जल्दी से खुद को सबरा से छुड़ाने लगता है, लेकिन सबरा उसे पूरी तरह से लिपट जाती है। रूहान अब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वह लगातार सबरा से खुद को दूर करने लगता है। अचानक से रूहान चिल्लाता है, आ मेरा पैर। ये सुनते ही सबरा जल्दी से उसके ऊपर से हटकर माफी मांगने लगती है। सॉरी सॉरी सॉरी। रूहान झट से सबरा के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बेड पर लेटकर उसके ऊपर आ जाता है और गुस्से से कहता है, ये क्या रट लगा रखी है? दी के पास आना है, दी के पास आना है। तुम्हारी दी अब हमारे कब्जे में है और बहुत जल्द हम उसे मारने वाले हैं। ये सुनते ही सबरा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहीं आंसुओं से भरी निगाहों से देखकर कहती है, प्लीज़ दी को कुछ मत करना, उसके सिवा मेरा पास कोई नहीं है। दी ने अगर गलती की है तो उसे सजा दे देना, लेकिन प्लीज़ उसे मत मारना। रूहान गुस्से में सबरा के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहता है, ए लड़की, तुम्हारी दी ने गलती नहीं, गुनाह किया है, गुनाह। उसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया, मेरी भाभी को टॉर्चर किया, फिर चोट की तरफ इशारा करते हुए, ये जो चोट लगी है ना, ये सब उसने किया। ये सब कोई गलती नहीं, गुनाह है, जिसकी सजा उसे मिलकर रहेगी, सजा मौत। इतना बोलते ही रूहान सबरा के जबड़े को छोड़ देता है और उसके ऊपर से हट जाता है। सबरा भी उसके साथ उठकर कुछ बोलने को होती है कि दरवाजे पर नोक की आवाज़ आती है। सबरा अपने गालों पर बहते आंसू को पोंछती है, फिर बेड से उठकर साइड में खड़ी हो जाती है। रूहान जाकर दरवाजा खोलता है तो मायावती जूस लेकर दरवाजे पर खड़ी होती है। मायावती अंदर आती है तो उसकी नज़र सीधे सबरा पर चली जाती है, जो सिर झुकाए खड़ी थी। सबरा अब जल्दी से वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। उसके ऐसे भागकर जाते थे एक मायावती रूहान को देखकर, ये लड़की आपके कमरे में क्या कर रही थी? रूहान एक नज़र दरवाजे की तरफ देखता है और फिर बात बदलते हुए, माँ लाइए, आप मेरे लिए जूस लेकर आई थी, है ना? रूहान की बात बदलती देख मायावती भी कुछ नहीं कहती। वह रूहान को जूस देकर उसके पास बैठ जाती है। रूहान जूस को पीने लगते हैं, तभी मायावती कहती है, बच्चा, अगर आप उसे प्यार करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही रूहान को जूस पी रहा था उसे सीधा मुंह से बाहर आ जाता है। मायावती जल्दी से कहती है, आराम से। रूहान जोर जोर से खांसते हुए कहता है, माँ आप ये क्या कह रही है? प्यार, वो भी किसी लड़की से? इतना बोलते ही वो खुद की पूरी तरह से नॉर्मल करते हुए कहता है, आपको तो पता है ना माँ, मुझे लड़कियों से कितनी ज़्यादा नफरत है। सभी लड़कियाँ धोखेबाज होती हैं, झूठे प्यार की बातें करके बस हमें चोट देकर चली जाती है। रूहान के मन में लड़कियों के लिए इतनी नफरत देखकर मायावती कहती है, इसका मतलब मैं भी धोखेबाज हूँ? भाभी, विशाखा भी धोखेबाज है, माँ भी धोखेबाज है, काव्या भी धोखेबाज है। रूहान हैरानी से अपनी माँ को देखता है। हम भी तो लड़की है ना बच्चा। रूहान अब कुछ नहीं कहता। मायावती रूहान के हाथों को पकड़कर कहती है, देखिए रूहान, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। काव्या को आपने देखा है, वो आदि से कितना प्यार करती है। आदि से दूर जाने के ख्याल से ही उसकी जान निकल जाती है। तो बताइए, क्या वो कोई दिखावा करती है? रूहान झट से कहता है, नो मॉम, मैंने ये कब कहा? और जिसे आप प्यार होने की बात कर रहे हो, वो उस धोखेबाज पाकी की बहन है जिसने रिहान को धोखा दिया था। एक ही खून है तो कारनामा भी एक होगा। खून एक हो जाने से हरकतें भी एक हो, ये जरूरी नहीं। कहते हुए मायावती एकटक रूहान को देखती है, जिस पर मायावती के किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। रूहान अपनी जगह से में लेट कर कहता है, प्लीज़ मॉम, मुझे अब किसी के बारे में कोई बात नहीं सुननी। मायावती हार मानकर कमरे से बाहर निकल जाती। एक सर्वेंट आकर रूम को क्लीन करके चला जाता है। वहीं सबरा कमरे में पेट के बल लेटकर रोई जा रही थी। आदित्य के कमरे में, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। उसे सोती हुई काव्या के कानों पर एक लड़की की
कही हुई आवाज़ बार बार गूंजने लगती है। अगर तुम्हें अपना बच्चा जिंदा चाहिए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं बोलूँगी। वह लड़की आंसुओं से भरी चेहरे ही लिए हुए हाँ कहती है। उसके बाद ही वह उस कमरे में चली जाती है। अब तो तुम मरने वाली हो, अब इस बच्चे को कौन संभालेगा? इन्हें भी तुम्हारे पास भेज देते हैं। इतना बोलते ही एक लड़की उस बच्चे को उबलते हुए गर्म पानी में फेंक देती है। नहीं, एक जोर की चीख के साथ काव्या नींद में ही उठ जाती है। आदित्य हड़बड़ाहट में दौड़कर काव्या के पास आ जाता है। काव्या जल्दी से आदित्य से लिपट कर रोने लगती है। बच्चे को मार दिया, उसने बच्चे को मार दिया कहते हुए काव्या जोर जोर से रोने लगती है। आदित्य काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर काव्या किस बच्चे की बात कर रही है। रिलैक्स भाभी, किसी को कुछ नहीं हुआ है। कौन बच्चा? बच्चा नहीं है यहाँ। आदित्य काव्या के सिर को सहलाते हुए कहता है। काव्या फिर एक बार जोर से रोने लगती है। आदित्य शांति से बस काव्या के सिर को सहलाने लगता है। बहुत देर तक रोते रोते काव्या फिर से एक सो जाती है। आदित्य काव्या को धीरे से अलग करके देखता है, जिसका पूरा चेहरा पसीने और आंसू से भरा हुआ था। आदित्य काव्या के आंसू को पोंछकर आराम से पेट पर लेटा देता है। आदित्य फोन उठाकर सौरभ को कॉल करता है तो वह जल्दी से वहां आ जाता है। उसके आते ही आदित्य सब कुछ उसे बता देता है। सौरभ काव्या को चेक के बाद आदित्य को देखकर कहता है, आदि भाभी को कोई घटना बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। जरूर भाभी ने कुछ ऐसा देख लिया जो बहुत दर्दनाक हो, और तेरे कहने के हिसाब से मुझे लगता है भाभी ने किसी बच्चे को मरते हुए देखा है। वैसे तो दवाई मैंने दे दी है, लेकिन तुमने उसे उस घटना को भाभी की मेमोरी से हटाना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सौरभ की बात सुनकर आदित्य वो सामने से हिला देता है। सौरभ एक नज़र आदित्य को देखता है, फिर कमरे से निकल जाता है। आदित्य दरवाजा बंद करके काव्या के पास जाकर लेट जाता है। सिर को हाथों के सहारे लगाए काव्या को धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, सब मेरी वजह से हुआ है। उसने बच्चे को मार दिया, उसने बच्चे को मार दिया। आदित्य काव्या को कसकर बाहों में भर लेता है और धीरे से कहता है, किसी को कुछ नहीं हुआ वाइफी। काव्या की आंखों में अब भी नींद ही फिर से आंसू बहने लगते हैं। काव्या की ऐसी हालत देखकर आदित्य गिल्ट में भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन काफी देर से गार्डन में खड़ा वेट कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। पीछे मुड़कर देखता है तो यह सपना होती है। आते साथ ही सपना कहती है, आपने इतनी अर्जेंटली यहाँ बुलाया, क्या बात है? अर्जुन सपना का हाथ पकड़कर उसे अंगुली में पहनाई अंगूठी को निकालता है और फिर उसे देखकर कहता है, मैं हमारे इस रिश्ते को खत्म चाहता हूँ। ये सुनकर सपना हैरान तो होती है, पर उसे बुरा नहीं लगता। फिर भी वह सवालिया नजरों से अर्जुन को देखती है तो अर्जुन कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसके सिवा तुमसे भी कोई प्यार करता है तो ना मैं अपनी प्यार को कुर्बान करना चाहता और ना ही मैं किसी और के प्यार को कुर्बान होते हुए देखना चाहता। सो इसीलिए मैं तुमसे हमारे बीच बने रिश्ते को तोड़ रहा हूँ। सपना असमंजस में अर्जुन को देखती है। अर्जुन सपना की नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए जाने लगता है। फिर वह एकदम से रुककर कहता है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा वो कौन है। और एक बात, रिश्ते तोड़ने की बात घर में मत बताना, क्योंकि सिंगानिया की बारात तो तुम्हें लेने तुम्हारे घर की चौखट पर जरूर जाएगी। इतना बोलते ही अर्जुन वहां से चला जाता है। सपना एक नज़र अपने हाथ को देखती है जो बिल्कुल खाली था। कुछ मिनट पहले वह सगाई के बंधन में बंधी थी, लेकिन अब वो भी टूट चुकी थी। काफ़ी देर तक सपना वहीं खड़ी रहती है, फिर वह भी वहाँ से चली जाती है। अर्जुन कार में बैठकर एक लॉकेट को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ तानिया। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत वक्त से इंतजार करवाया है, लेकिन अब वो नहीं। अब मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। सॉरी तानिया नहीं, मैंने गलत बोल दिया, प्रीत। इतना कहते ही वो लॉकेट को होठों से चूम लेता है। शाम के वक्त सिंगानिया विला में हॉल पर सभी लोग बैठे हुए थे। तभी अरुणी देवी कहती है, कल ही हम टेम्पल जा रहे हैं, एक बार वहाँ जाकर पूजा करके आएंगे तो सारी परेशानियां मिट जाएंगी। अब हमारे परिवार में इतना कुछ हो गया, अब आगे कुछ हो उससे पहले ही हमें एक विशेष पूजा करनी होगी। विशाखा तुरंत कहती है, माँ हमने आपका सामान पैक कर दिया है। अरुणी देवी हाँ में सिर हिला देती है। फिर अर्जुन अनुराग को देखते हुए कहती है, आप दोनों पृथ्वी के गैर मौजूदगी में ऑफिस का सारा काम संभालेंगे। रू और रुमा आप अमर का अच्छे से ख्याल रखना। मायावती भी हमारे साथ जाएगी और रूहान का भी। वह इसके आगे कुछ बोलती चारों अरुणी देवी के पास जाकर कोई सोफे पर बैठ जाते हैं तो कोई उसके नीचे। फिर चारों एक साथ कहते हैं, दादी आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके इस पूरे विला को संभाल लेंगे। अरुणी देवी के साथ सभी मुस्कुरा देते हैं। वह सभी मुस्कुरा ही रहे थे कि सबकी नज़र सीढ़ियों से उतरते परेशान आदित्य पर पड़ती है। आदित्य सीधे किचन रूम में जाकर एक बाउल में पानी लेकर जाने लगता है। तभी अरुणी देवी पूछती है, आदि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? आदित्य पीछे मुड़कर देखता है। जहाँ सारा परिवार उपस्थित था वह सीधा सा जवाब देता है, वाइफी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। इतना बोलते ही वह तेज कदमों से कमरे में बढ़ जाता है। अभी जो सबके चेहरे पर मुस्कान थी वह पल भर में गायब हो जाती है। अर्जुन भी काव्या के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जाना तो सभी चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि आदित्य के होते हुए काव्या को कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन के कमरे में जाकर देखता है तो आदित्य काव्या के सर पर गीली बट्टी रखते हैं। अर्जुन जाकर आदित्य के कंधे पर हाथ रखता है तो आदित्य पीछे मुड़कर अर्जुन को देखता है। अर्जुन तसल्ली देते हुए कहता है, काव्या को कुछ नहीं होगा। आदित्य झट से कहता है, मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा भाई। इतना बोलते ही आदित्य फिर एक बार काव्या के सिर के कपड़ा हटाकर फिर भिगोता है और सुखा निचोड़कर फिर लगा देता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसे देखता है और फिर बेड पर बैठ जाता है। आदित्य काव्या की पट्टी बार बार चेंज किया जा रहा था। तभी अर्जुन आदित्य से कहता है, मेरी प्रीत ठीक तो है ना? आदित्य के हाथ एकाएक रुक जाते हैं। वह हैरान भरी नजरों से अर्जुन को देखता है। वह अर्जुन उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर कुछ वक्त बाद आदित्य भी अपना काम करते हुए कहता है, आपको पता चल गया वो जिंदा है? अर्जुन बस हाँ में सिर हिला देती है। ये देख आदित्य गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ वो ठीक है, पर आपको तो पता है ना कि अर्जुन बीच में कहता है, मुझे सब कुछ पता है, तो चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगा। आदित्य अर्जुन को एक नज़र देखकर हाँ में सिर हिला देता है। रात के वक्त आदित्य काव्या को डिनर के लिए उठाता है। काव्या अलसाई से में उठकर मुंह बना लेती है। अब तक उसकी तबीयत पर काफ़ी ज़्यादा सुधार आ चुका था। काव्या डिनर को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है, हमें ये नहीं खाना।
कहते हुए काव्या मासूम सा चेहरा बनाकर आदित्य को देखती है। आदित्य एक नज़र दलिया को देखता है, फिर काव्या को देखते हुए कहता है, तुम्हें यही खाना है? नहीं, हमें नहीं खाना है। काव्या के कहते ही आदित्य घूरकर काव्या को देखता है तो काव्या मासूमियत से बोलती है, सिर्फ आज खाऊंगी, उसके बाद मैं इसे देखूंगी भी नहीं। आदित्य काव्या की तरफ चम्मच से दलिया बढ़ाते हुए, ठीक है। मुंह में दलिया जाते ही काव्या बुरा सा मुंह बना देती है। आदित्य खुद भी एक चम्मच दलिया खा लेता है। इस पर काव्या कहती है, आप भी बीमार हैं? आदित्य फिर एक बार काव्या को खिलाते हुए कहता है, नहीं, पर अगर तुम अच्छा नहीं खा सकती तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इतना बोलते ही फिर से वह एक चम्मच खा लेता है। काव्या आदित्य के गालों को दोनों हाथों से खींचते हुए कहती है, ओ माय मिस्टर हस्बैंड, यू आर सो स्वीट। आदित्य घूर के काव्या को देखता है तो काव्या जल्दी से हाथ हटा लेती है और मुस्कुराते हुए आदित्य को देखने लगती है। कुछ ही देर में उनका खाना हो जाता है। आदित्य काव्या को मेडिसिन खिलाकर अच्छे से लेटा देता है। काव्या अपने हाथों को फैलाकर कहती है, जल्दी से आ जाइए, हमें ठंड लग रही है। आदित्य ये देखकर दरवाजा बंद करता है, फिर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है, फिर जल्दी से अपने हाथ पीछे करते हकलाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें ठंड लग रही है तो गर्मी देने की तैयारी कर रहा हूँ। काव्या के गाल एकदम से लाल हो जाते हैं। वह शर्म से भरी निगाहों को झुकाकर कहती है, पर उसके इतना बोलते ही आदित्य शर्ट को फेंककर काव्या के होठों पर अपनी उंगली रख देता है। काव्या की बात अधूरी ही रह जाती है। आदित्य धीरे से अपनी अंगुली हटाकर काव्या की साड़ी को निकाल देता है। काव्या की तो हालत ही खराब हो जाती है। आदित्य काव्या के पास लेटकर काव्या को खुद को कंबल में अच्छी तरह से कवर कर लेता है, फिर काव्या को कसकर पकड़ लेता है। आदित्य की नग्न बदन काव्या को छूते ही गर्मी का एहसास होने लगता है। आदित्य काव्या के गालों को चूमकर कहती है, मुझे पता है तुम बीमार हो, इस हालत में तुम मेरे प्यार को बिल्कुल सहन नहीं कर पाओगी, पर मेरी गर्म बदन से तुम्हें राहत मिल सकती है। आदित्य की बात सुन काव्या मुस्कुराते हुए उसे और जोर से चिपक जाती है। आदित्य काव्या के माथे को चूम लेता है। दिन में सोने की वजह से काव्या की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, बस वह आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी। आदित्य आंखें बंद करके काव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, भाई भी तुम किसी बच्चे की बात कर रही थी, कौन था वो बच्चा? ये सुनते ही काव्या कसकर आदित्य को पकड़ लेती है। आदित्य अब काव्या की पीठ को सहलाते हुए कहता है, रिलैक्स भाई भी, तुम अगर अभी नहीं बताना तो ठीक है, जब बताने का मन करे तब बताना। काव्या आंखें खोलकर सिर उठाकर आदित्य को देखती है, फिर नजरें झुकाई कहती है, आपको तो पता है कि उस दिन मैं आपके सामने मरी थी। ये सुनते ही आदित्य का चेहरा सर्द हो जाता है और बस सर्द आवाज़ में, वाइफी डू नॉट से दैट अगेन। काव्या आदित्य के चेहरे को देखकर कहती है, मेरा मतलब दिखती तो मेरे जैसे ही थी। इतना बोलते ही काव्या फिर से नजरें झुका लेती है। उसका एक बच्चा था, करीब 6 या 7 महीने का। तियारा ने उस लड़की को मेरी तरह बनाने के लिए उसके बच्चे का सहारा लिया। अपने बच्चे की खातिर उस लड़की ने मेरी तरह एक्टिंग की और अपने सामने खुद की जान ले ली। ये सब तियारा ने अपने आप को तड़पाते हुए मरते देखने के लिए किया, और साथ ही उसने उस बच्चे को भी मेरी आंखों के सामने उबलते हुए गर्म पानी में फेंक दिया। इतना बोलते ही काव्या की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह रूंधे आवाज़ में कहती है, सिर्फ मेरे इस चेहरे की वजह से 2 मासूमों की जान चली गई। अगर उसका चेहरा मेरी तरह ना होता तो कभी वो लड़की नहीं मरती और ना ही वो बच्चा मरता। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है जो अपने लिए किसी बेगुनाह की जान और बेरहमी से ले ले। ये बोलते हुए अब काव्या के आंसू झरझर कर बहने लगते हैं। आदित्य काव्या को कसकर सीने से लगाते हुए कहता है, जितनी बेरहमी उसने दिखाई उसे भी ज़्यादा बेरहम देखनी पड़ेगी। वह मौत की भीख मांगेगी लेकिन उसे मौत नहीं मिलेगी। काव्या सिर उठाकर आदित्य को भीगी पलकों को उठाकर देखती है, फिर कहती है, आप उसके साथ क्या करने वाले हैं? आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर मैं बताऊंगा तो क्या तुम सह पाओगी? ये सुनते ही काव्या जल्दी से नामे सिर हिला देती है और आदित्य के सीने में चुपते हुए कहती है, हमें नहीं जानना। आदित्य मुस्कुराते हुए काव्या के माथे को चूम लेता है। सौरभ बिना कुछ खाए पिए कमरे में बस रोई जा रही थी। उसे सर्वेंट बुलाने तो आए थे लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। चाहे तियारा दूसरों के लिए जैसी भी थी, लेकिन उसने अपनी बहन को बहुत नाजुक से पाला था। सौरभ करीब 3 साल की थी तभी उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद से तियारा ने ही पाकी और सबरा को संभाला था। बहुत प्यार करती थी वह अपनी बहनों से। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही उसने इनलीगल काम शुरू किया था, जो आगे चलकर लोगों को मारने का भी टेंडर लेने लगी। बीते वक्त के साथ तियारा बहुत ज़्यादा बेरहम होती चली गई। इसी बीच उसकी मुलाकात रुद्रांश से हुई। उसे देखते ही तियारा उसके लिए पागल हो गई। वह रुद्रांश को अपना बनाने के लिए उसके साथ फिजिकल होने के लिए भी तैयार हो गई। वैसे तो तियारा दिखने में सुंदर थी, लेकिन रुद्रांश बस अपनी हवस मिटाने के लिए उसके साथ रहता था। वह हमेशा नई नई लड़कियों के साथ फिजिकल होता था, या तो मर्जी से या फिर जबरदस्ती से। ये बात तियारा को पता होता था, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वह रुद्रांश से प्यार में पागल हो चुकी थी, जिस वजह से रुद्रांश उसके साथ फिजिकल होकर मना लेता था। तियारा भी मान जाती थी, लेकिन कुछ साल बाद जब रुद्रांश ने काव्या को देखा तो वह उसे पाने के लिए पागल हो गया। ये बात जब तियारा को पता चली तो रुद्रांश और उसके बीच झगड़ा भी हुआ, क्योंकि रुद्रांश काव्या से शादी करना चाहता था और हमेशा के लिए उसे अपना बनाना चाहता था। रुद्रांश को जो पावर मिली थी सब तियारा की बदौलत थी, जिसकी वजह से रुद्रांश उसे रिश्ता तोड़ नहीं सकता था। इसीलिए उसने उसे ये कहकर मना लिया कि वह काव्या से शादी करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी को लेना चाहता है और इसके साथ ही वह बस काव्या के साथ एक दिन के लिए फिजिकल होना चाहता है। इस पर तियारा ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसे मंजूरी दे दी, क्योंकि उसे भी पता था कि काव्या की प्रॉपर्टी पर काव्या के अलावा बस उसके पति का हक था, जो रुद्रांश बनना चाहता था। पर यह तो हो नहीं पाया, क्योंकि आदित्य ने उससे पहले ही रुद्रांश को मार दिया था। रुद्रांश की मौत की खबर सुनकर तो तियारा गुस्से में पागल हो गई। उसने अपने पागलपन के बदौलत ये सब किया और वो बदला लेने की चाहत से हर पल आदित्य और काव्या पर नजर रखती थी। सबरा ने तियारा का बस प्यार देखा था, उसकी हैवानियत को उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सबरा रो ही रही थी कि उसे उसकी पीठ पर हाथ रखा। सबरा पेट के बल ही लेटी हुई थी। वह सिर घुमाकर देखती है तो ये श्रेष्ठा थी।
उसे देखकर सबरा फिर एक बार तकिए से लिपटकर रोने लगती है। श्रेष्ठा उसे उठाकर बैठा देती है। सबरा बैठकर भी सिर झुकाए बस रोती रहती है। श्रेष्ठा उसकी चिन पकड़कर ऊपर करती है और तो देखती है सबरा की आंखों वो नाक पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसके आंसू चेहरे पर भरे हुए थे। श्रेष्ठा सबरा के आंसुओं को दोनों हाथों से पोंछती है, फिर उसे देखकर कहती है, शांत हो जाओ और कितना रोगी। सबरा सिसकते हुए कहती है, मुझे मेरी दी के पास जाना है। ये सब कोई गंदे हैं, मुझे अपनी दी से खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रेष्ठा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि श्रेष्ठा खुद उस दौर से गुजर चुकी थी। उसकी दी ने भी उसे ऐसा ही प्यार किया था, लेकिन वह हमेशा गलत काम करती थी, जिसकी भनक श्रेष्ठा को बिल्कुल नहीं थी। श्रेष्ठा अपने कमरे से लैपटॉप लाकर सबरा के पास रखती है। सबरा अब तक सिर झुकाए हुए थी। श्रेष्ठा लैपटॉप पर एक वीडियो चलाती है। उसकी आवाज़ से सबरा लैपटॉप की ओर देखती है। लैपटॉप पर तियारा एक इंसान को बेरहमी से मार रही थी और उसके साथ ही बहुत सारे वीडियो में तियारा कभी किसी लड़की, लड़का, आदमी, औरत और बच्चे को मारते हुए दिख रही थी। ये सब देखकर तो सबरा को डर लगने लगा था। मरने के वक्त तियारा का हाथ खून से सना होता है। मारने के वक्त तियारा का हाथ खून से सना होता है। सबरा डर कर श्रेष्ठा से लिपट जाती है। श्रेष्ठा लैपटॉप को बंद करके सबरा के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, जरूरी नहीं जो अपनी बहनों से प्यार करती हो वो सबसे प्यार करती हो। तुम्हारी दी भले ही तुम्हारे लिए अच्छी थी, लेकिन दूसरों के लिए बहुत बेरहम थी। सबरा श्रेष्ठा के गले लगे हुए धीरे से कहती है, मुझे एक बार मेरी दी से मिलना है प्लीज। श्रेष्ठा कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ये सुनते ही सबरा श्रेष्ठा से अलग होती है। श्रेष्ठा खाने की प्लेट लेकर अपने हाथों से खाना लिए सबरा की तरफ बढ़ाती है। भूख तो सबरा को भी लगी थी, इसीलिए वह चुपचाप श्रेष्ठा के हाथों से खाना खाने लगती है। कुछ ही देर में खाना खत्म होते ही तो श्रेष्ठा सबरा को देखकर कहती है, तुम्हें और किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, पास में ही कमरा है। सबरा झट से श्रेष्ठा के गले लगकर कहती है, थैंक यू दी। श्रेष्ठा बस मुस्कुरा देती है। श्रेष्ठा अब अपने कमरे में पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वह देखती है तो ध्रुव काफी सीरियस में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। श्रेष्ठा ध्रुव के पास जाकर बैठ जाती है और सबरा की बातों को याद करते हुए ध्रुव से कहती है, ध्रुव ध्रुव तुरंत रिस्पॉन्स देता है, हाँ बेबी बोलो। श्रेष्ठा थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, वो ध्रुव सबरा अपनी दी से मिलना चाहती है। ध्रुव लैपटॉप से नजरें हटाकर श्रेष्ठा को देखने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव की शांत एक्सप्रेशन से अंदर से घबरा रही थी। श्रेष्ठा को समझ पाती उससे पहले ही ध्रुव श्रेष्ठा को सोफे पर धक्का देकर उसके ऊपर आ जाता है। श्रेष्ठा हैरानी से ध्रुव को देखती है। ध्रुव अब श्रेष्ठा की गर्दन और गालों को वाइट करने लगता है। ध्रुव श्रेष्ठा को धक्का देते हुए, ये क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे। पर ध्रुव नहीं रुकता, वह बहुत जोर जोर से उसे वाइट करने लगता है। श्रेष्ठा को अब दर्द होने लगता है। वह बहुत जोर से ध्रुव को धक्का देकर उठने की कोशिश करती है। इससे पहले कि ध्रुव उसको संभाल कर बैठ जाता और श्रेष्ठा का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिसे वह सीधा उसकी गोद में जाकर गिरती। ध्रुव श्रेष्ठा के दोनों हाथों को पीठ के पीछे करके पकड़ लेता है और उसकी आंखों आगे झुकने लगता है। श्रेष्ठा लगातार खुद को छुड़ाने लगती है। ध्रुव छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी बीवी को सजा दे रहा हूँ। ध्रुव सपाट से जवाब देता है। श्रेष्ठा एकदम से रुक जाती है। ध्रुव सीरियस होकर कहता है, तुम मुझसे बताने से घबरा रही थी, सीरियसली बेबी तुमने ये बकवास की फीलिंग कहाँ से लाई, तुम ये बकवास की फीलिंग कहाँ से लाई। तुम मेरी बीवी हो तो ये डरने और घबराने वाली फीलिंग को अपने पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। श्रेष्ठा अपनी आंखें झपकाते हुए कहती है, ध्रुव बट आई जस्ट ए फीलिंग। ध्रुव जल्दी से बोलता है, बट आई हेट दिस फीलिंग। इतना बोलते ही ध्रुव श्रेष्ठा को छोड़ देता है। श्रेष्ठा फिर एक बार उसके बगल में बैठ जाती है और ध्रुव फिर एक बार अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। श्रेष्ठा बिना घबराए कहती है, तो बताओ तुम सबरा को उसकी दी से कब मिलवाने वाले हो। इस पर ध्रुव श्रेष्ठा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, दैट माई बेबी। इतना बोलते ही वह लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, मैं आदि से बात कर लूंगा उसके बाद। श्रेष्ठा ओके बोलकर उठ जाती है। ध्रुव एक नजर श्रेष्ठा को देखता है, फिर नजर लैपटॉप पर डालकर कहता है, बेबी यू फर्स्ट हैव स्टार्ट सो गो एंड चेंज योर ड्रेस। श्रेष्ठा पीछे देखती है जिस पर खून लगा हुआ था। वह जल्दी से दौड़कर वॉशरूम में घुस जाती है। श्रेष्ठा की हरकत से ध्रुव के होठों पर मुस्कान आ जाती है। श्रेष्ठा चेंज करके बाहर आती है। अब उसकी नज़र ध्रुव की पैंट पर चली जाती है, जो उसकी बैठने की वजह से खून के धब्बे दिख रहे थे। इसके साथ ही वह सोफे पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। श्रेष्ठा ध्रुव को चेंज करने का बोलकर खुद सोफे के कवर को चेंज कर देती है। ध्रुव बाहर आकर देखता है तो श्रेष्ठा पेट पकड़कर लेटी हुई थी। ध्रुव श्रेष्ठा के पास जाकर, पेन स्टार्ट हो गया बेबी। श्रेष्ठा हमें सिर हिला देती है। इस पर ध्रुव डोर से दवाई निकालकर उसे खिला देता है और उसके पास लेटकर अपने हाथ को श्रेष्ठा के पेट पर रखकर चलाने लगता है। इससे श्रेष्ठा को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो आई होप दोस्तों आपको स्टोरी पसंद आ रही है और आपने अभी तक लाइक भी कर दिया है। आप जानते हैं ना आपका लाइक मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सुबह के वक्त था, अरुणी देवी, पृथ्वीराज, विशाखा, मायावती तिरुपति के लिए निकल चुके थे। उन सबके जाने के बाद सब नाश्ता करके डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहे थे। काव्या की जिद के कारण आदित्य काव्या को गोद में उठाकर नीचे नाश्ता कराने के लिए लाया है। दोनों को देख सबके होठों पर मुस्कान आ जाती है। आदित्य काव्या को चेयर पर बिठाकर खुद उसके पास बैठ जाता है। अर्जुन और अनुराग को सुबह रेडी हुआ देख काव्या से सवाल करती है, आप दोनों कहीं जा रहे हैं। अर्जुन जवाब में कहता है, हाँ काव्या हम ऑफिस आ रहे हैं, पापा तिरुपति गए हैं तो उनका सारा काम हमें संभालना है। इस पर काव्या अनुराग को देखती है तो वह भी कहता है, हाँ भाभी हम ऑफिस आ रहे हैं। काव्या पूरा सा मुंह बनाकर कहती है, इसका मतलब आज मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। रूहानी और रुमानी तुरंत जवाब देती है, भाभी हम दोनों है ना। अनुराग जल्दी से कहता है, ओह मैडम तुम दोनों भूलो मत, दादी ने एक को चाचा जी का ख्याल रखने के लिए कहा है और एक को रूहान का। रूहान जो अब तक शांत से बैठा हुआ था वह तुरंत कहता है, मुझे क्या हुआ है जो मेरा ख्याल रखना है, आई एम टाइटली फाइन। काव्या चारों को शांत करते हुए कहती है, मैं यूं ही कह रही थी, आप सब तो लड़ने पर उतारू हो गई। इसके आगे कोई कुछ बोलता आदित्य की तेज आवाज आती है, स्टॉप। आदित्य की आवाज़ से रूहानी और रुमानी डर जाते हैं। सभी को पता था कि आदित्य को शांति में रहना पसंद है, इसके सिवा वह किसी से बात नहीं करता, इसीलिए किसी की उम्मीद नहीं थी आदित्य का ऐसा रिएक्शन होगा। अब सब कुछ बिल्कुल चुप हो जाते हैं। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। तभी बीच में ध्रुव कहता है, आदि शबरा को
तियारा से मिलना है। ये सुनते ही आदित्य तुरंत जवाब देता है, नो। स्वरा जब यह सुनती है तो उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। काव्या एक नज़र स्वरा को देखती है, फिर आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। आदित्य काव्या को देखने लगता है तो काव्या आंखों से इशारा करती है। ये स्वरा भी देख लेती है। आदित्य काव्या के इशारे को समझकर नाश्ता करने को कहता है। ओके। स्वरा का फेस एकदम से खिल जाता है। नाश्ते के बाद अर्जुन और अनुराग ऑफिस चले जाते हैं। आदि काव्या को लेकर कमरे में चला जाता है। ध्रुव आदित्य के आने का हॉल में वेट करने लगता है। सौरभ रुखसार को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। इस वक्त रुखसार का लास्ट महीना चल रहा था, जिसकी वजह से सौरभ हमेशा रुखसार का ध्यान रखता था। कुछ ही वक्त में आदित्य नीचे आता है तो ध्रुव स्वरा को साथ लेकर आदित्य के साथ चला जाता है। उसकी कार से गाने बजा से निकल जाती है। इधर श्रेष्ठा काव्या के कमरे में चली जाती है। कमरे में काव्या लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। वह जैसे ही श्रेष्ठा को देखती है झट से लैपटॉप को बंद कर देती है। श्रेष्ठा को यह बात अजीब तो लगती है, लेकिन वह इस पर सवाल नहीं करती, सीधा काव्या के पास जाकर बैठ जाती है। काव्या लैपटॉप को साइड में करके मुस्कुराते हुए श्रेष्ठा को देखती है। श्रेष्ठा भी मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम्हारे पैर कैसे हैं? काव्या जवाब में कहती है, बस ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर है। श्रेष्ठा कुछ देर तक काव्या के साथ बैठकर बातें करती है, फिर चली जाती है। उसके जाते ही काव्या लैपटॉप को ऑन करके स्क्रीन पर देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी एवरीवन। कुल 2 घंटों बाद काव्या लैपटॉप को रखती है, फिर किसी को कॉल करके कहती है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। उधर से आवाज़ आती है, मैम थिंक आपको ये सब चीज़ें छुप कर नहीं करनी हो चाहिए। ये सुनते ही काव्या का चेहरा एकदम से गंभीर हो जाता है। वह खोल करके बेड पर टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर सवरा एक कमरे के अंदर जाती है। उसके साथ ही आदित्य, ध्रुव और कुछ बॉडीगार्ड्स भी जाते हैं। सवरा अंदर जाकर देखती है तो तियारा कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके पूरे बॉडी को तार तार से लपेटा गया था। वह तार स्विच पर जाकर खत्म होता है। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि तियारा को बिजली का झटका दिया जाता है। तियारा के हाथ और पैरों पर जलने के निशान भी थे। उसके साथ ही तियारा के शरीर पर कुछ कीड़े भी दिख रहे थे जो उसका खून चूस रहे थे। तियारा की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तियारा को ऐसा देखकर सवरा उसे बुलाते हुए दौड़कर जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही आदित्य सवरा के हाथ को पकड़ लेता है। आवाज़ सुनते ही तियारा आंखें खोलती है। उसकी आंखें खुलते ही उसे आदित्य की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए सवरा पर पड़ती है। वह एकदम से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज़ आदित्य सिंघानिया, उसे हमारे बीच मत लाओ। वो सिर्फ 20 साल की मासूम बच्ची है, उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। आदित्य एक नज़र तियारा को देखता है, फिर कसकर सवरा के हाथों को पकड़ लेता है। सवरा का नाकाम कोशिश करते देख आदित्य उस पर चिल्लाता है, तुम्हें भी अपनी दी के साथ मरना है क्या? दिख नहीं रहा आगे कितना बड़ा खतरा है? सवरा एकदम से डर जाती है। वह सामने देखती है जहाँ हर तरफ पानी था और उसमें करंट पास हो रहा था। अगर किसी ने भी तियारा के पास जाने की कोशिश की तो वह सीधा करंट से मर जाता। सवरा अब शांत हो जाती है। तियारा को भी जब एहसास होता है कि आदित्य सही कर रहा है, आदित्य ने सवरा की जान बचाई थी। तियारा सवरा को देखकर कहती है, सोना तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, बच्चा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सवरा रोते हुए कहती है, आप बहुत गंदी हो दी, आप बहुत बुरी हो, आपने बहुत गलत किया, आप लोगों को मारते हो, आप बहुत गंदी हो। तियारा सवरा के आंसू देख तड़प उठती है। वह पछतावे में कहती है, आई नो बच्चा, मैंने बहुत गलत किया, पर प्लीज़ तुम ऐसा मत रो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। सवरा काफ़ी देर तक लगातार रोते हुए और बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश होते देख आदित्य सवरा को पकड़ लेता है और माया की सारे से ले जाने के लिए कहता है। माया सवरा को उठाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके बाहर जाती है तियारा का रूप फिर से बदल जाता है। वह गुस्से से आदित्य को देखते हुए कहती है, तुमने मेरी सोना को रुलाया है ना, इसकी सज़ा तुम्हें जरूर मिलेगी। ध्रुव अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, यार ये कितनी जिद्दी है, इतने झटके देने पर भी इसकी अकड़ भी कम नहीं हो रही है, एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अभी मासूम बनकर पछतावा कर रही थी और अब देखो। तियारा हंसते हुए कहती है, पछतावा और मैं? नाइस जोक। मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैंने जो किया वह अपनी और अपनी बहनों के लिए किया, और तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इससे भी ज़्यादा दर्द सहा है। उसकी बातों को सुनकर तो ध्रुव का मन करता था कि दीवार पर अपना सिर पटक ले। आदित्य बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो करंट बंद करके पानी को खाली करते हैं। उसके बाद तियारा पर लपटे गए तार को निकाल देते हैं। कीड़े सबको भी उसे शरीर से हटा देते हैं। आदित्य आगे बढ़कर उसके सामने बैठता है। उसके बैठते ही रोकी एक बॉक्स देता है। आदित्य बॉक्स को खोलकर एक इंजेक्शन निकालता है और उसमें से एक दवा भरता है। तियारा बस उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। आदित्य तियारा की गर्दन पर इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। इतना करते ही वह इंजेक्शन को निकालकर फिर से बॉक्स में रख देता है। आदित्य उठकर वहाँ से निकल जाता है। ध्रुव उसके पीछे जाते हुए पूछता है, उस इंजेक्शन में क्या था? आदित्य बिना मुड़ा जवाब देता है, ऐसा जहर जिसके असर से वह जितना सांस लेने की कोशिश करेगी उसे उतना ही दर्द होगा, लेकिन वह मरेगी नहीं, बस मरने के लिए तड़पेगी। ध्रुव एक नज़र उस बंद दरवाजे की तरफ देखता है, फिर वह भी अपनी कार में बैठ जाता है। अर्जुन चेयर पर बैठा लगातार एक फोटो को देख रहा था जिसमें करीब 3 या 4 साल की बच्ची थी। उसके बाद ही वह लॉकेट को निकालता है और उसे देखने लगता है। लॉकेट के पीछे साइड सिंगानिया की पहचान थी। लॉकेट को देखते हुए अर्जुन अपनी बचपन के पल में खो सा जाता है। फ्लैशबैक, एक बच्चा जो करीब 6-7 साल का था, उसके सामने एक बच्ची करीब 3-4 साल की थी खड़ी थी। वह बच्ची एक्साइटेड होकर कहती है, बताओ ना अर्जुन, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? अर्जुन उस बच्ची की एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं दिखा रहा हूँ ना तानिया, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। तानिया खुश होकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन अपनी पॉकेट से एक लॉकेट निकालकर कहता है, आप अपनी आंखें खोलो। तानिया जैसे ही आंखें खोलती है उसकी आंखों के सामने एक लॉकेट झूल रहा होता है। अर्जुन लॉकेट को देखते हुए कहता है, ये लॉकेट मेरी माँ ने मुझे दिया था, और पता है इसको खोलकर हम फोटो भी रख सकते हैं। माँ ने मुझे कहा कि एक तरफ मेरी और दूसरी तरफ मेरी वाइफ की फ़ोटो होगी। तानिया ध्यान से उस लॉकेट को देखने लगती है। अर्जुन तानिया को लॉकेट पीछे
पटक कर दिखाते हुए कहता है, ये देखो यहाँ हमारे सरनेम का सिंबल भी बना हुआ है। इतना बोलते हुए अर्जुन लोकेट को तानिया की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तानिया तुम मेरी वाइफ करोगी ना। तानिया खुश होकर जल्दी से अपनी गर्दन ऊपर नीचे करते हुए कहती है। ये देख अर्जुन तानिया को लोकेट पहना देता है। तानिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तानिया कूदते उछलते हुए खुश होकर कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ बन गई ना अर्जुन, हम जब बड़े होंगे ना तो शादी करेंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए तानिया को देखकर हमें गर्दन हिला देता है। ये सब चीज़ें आदित्य अकेले दूर बैठा देख रहा था। इस वक्त सब स्कूल में थे, लंच ब्रेक की वजह से बाहर गार्डन में थे। ऐसे दिन बीतते चले गए। एक दिन पूरे स्कूल में प्रिंसिपल ने यह नोटिस किया कि तानिया की एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई। उस वक्त अर्जुन एकदम सदमे में ही चला गया। उस नोटिस के बाद अर्जुन ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया, वरना हर पल अकेले बैठकर तानिया को याद करके रोया करता था। ये हमेशा से ही आदित्य देखता था आया था। अर्जुन ने कभी किसी को तानिया के बारे में नहीं बताया था, इसीलिए घर में किसी को ये नहीं पता था कि अर्जुन के स्कूल न जाने से उसके हॉस्टल भेज दिया गया। उसके साथ ही आदित्य को भी हॉस्टल भेज दिया गया था। दोनों को अलग अलग हॉस्टल में भेजा गया था। अर्जुन ये सब याद ही कर रहा था कि दरवाजे पर नोक होती है। अर्जुन बचपन से की याद में खोते हुए उन दर्दों में भी समा चुका था जिनकी वजह से उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वह जल्दी से खुद को रिलैक्स करता है और उसके साथ ही वह कमिंग कहकर बाहर वाले को अंदर आने का इस आदेश देता है। अर्जुन की इजाज़त देते ही उसका असिस्टेंट देव अंदर आकर कुछ फाइल्स लाकर देखते हुए कहता है, सर कंपनी आपके ना होने से बहुत डिसेबल चल रही है। अर्जुन सारी फाइल को देखता है और फिर देव को देखकर कहता है, जल्दी जल्दी एक बड़ी कंपनी अरेंज करो, मेरी कंपनी अब दिल्ली में नहीं मुंबई में चलेगी। देव हाँ में बोलकर केबिन से निकल जाता है। अर्जुन फिर एक बार लोकेट को देखने लगता है। वह लोकेट को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता तानिया, तुम जिंदा हो ये जानकर मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपनी तानिया से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। बस एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ तो मैं तुम्हें कसकर गले लगाकर तुमसे तुम्हारी ही शिकायत करूंगा। आई लव यू तानिया। इतना कहते हुए अर्जुन फोटो को अपनी सीने से लगा लेता है। रोहन बेड पर बैठा लैपटॉप पर फुटेज देख रहा था जिसमें तियारा को रखे हुए कमरे का फोटोज था। तियारा को टॉर्चर होता देख रोहन को जितना सुकून मिल रहा था उससे भी ज़्यादा उसे सबरा के आंखों से बहते आंसू दिख रहे थे जो उसे बेचैन कर रहे थे। सबरा सच में बहुत ज़्यादा मासूम थी जो उसकी आंखों में साफ झलकती थी। सबरा की हरकतों से ही साफ पता चलता है कि वह अब भी बच्ची है। रोहन को जब बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती तो वह गुस्से में लैपटॉप को फेंक देता है। लैपटॉप गिर तो जाती है पर उसे एक खरोंच तक नहीं लगी। रोहन गुस्से में कहता है, सब लड़की धोखेबाज होती हैं, सब एक जैसी होती हैं, कोई मासूम नहीं होती, बस मासूम बनने का दिखावा करती हैं। हीट आई रियली हीट गर्ल्स, आई हीट यू, आई हीट रियली गर्ल्स। ये कहते हुए रोहन फ्रस्ट्रेशन में अपने कमरे में इधर से उधर टहलने लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं ऐड करते हैं। आई होप कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल देखेंगे हम रोहन और सबरा का प्यार कैसे आगे परवान चढ़ता है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमारी जो काव्या मैडम है वो क्या करने वाली है छुप छुप करके, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये आपको कल के पार्ट में जानने को मिलेगा। तो इसीलिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।